है, इसलिए लास्ट संडे को क्लास लगा रहा हूँ। आज इस सेक्शन को कंप्लीट करके कल से हम नए सेक्शन पे मूव कर जाएंगे, ताकि हमारा वैलेंट टाइम जो है वो सिलेबस खत्म हो जाए। तो आज जो हमारा मेन था क्लास लगाने का, कि एक थ्योरम मैंने कल भी बोली थी थ्योरम करवाने को, थ्योरम करवा नहीं पाया, कल क्वेश्चन नहीं करवाता रहा। आज इस थ्योरम को करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बोलता है इफ W is subspace of a finite, if W is subspace of finite dimensional vector space, prove that dimension of W is less than equal to dimension of V. Moreover, if W equal to V, then dimension of W equal to dimension of ये थ्योरम कई बार पेपर में वो डाल देता है, कई बार मतलब वैसे मैंने बताया कि लीनियर अलजेब्रा में पेपर सेट के माइंड में ये होता है कि वो क्वेश्चन डाले, क्योंकि वैसे ही ये टेक्निकल थोड़ा सा मुश्किल पेपर है, पर कई जो पेपर सेटर होते हैं उनको लगता है कि थ्योरेटिकली पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर भी काम आएगा। इसलिए इस थ्योरम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस थ्योरम में कुछ भी नया नहीं है, या तो कोई नया हो तब भी हम इसमें डिस्कस करें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही क्लियर है, इफ W इज सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। W सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस का। अब नेचुरल सी बात है, जब वो सब स्पेस होगा तो वो छोटा ही होगा ना, या तो बराबर हो सकता है डायमेंशन W इक्वल टू डायमेंशन V, जो सब स्पेस होगा वो V से छोटा ही होगा या बराबर हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो इसकी जो डायमेंशन होगी नेचुरल सी बात है वो V की डायमेंशन से छोटी ही रहेगी या बराबर होगी, वो यहाँ पे लिखा है, वो हमें प्रूव करना है थ्योरेटिकली। ठीक है, एक होता है ना कि किसी थ्योरम को बड़े लेवल पर याद रखना, क्रैमिंग करनी उसकी, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें क्लियर है। पर नाउ वी हैव टू प्रूव दिस थ्योरम। अब यहाँ पर क्या होगा, गिवन है आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल, थोड़ा सा मैं छोटा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि थ्योरम मैक्सिमम कवर हो उसमें, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। आपको फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दिया गया है। अब फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा तो नेचुरल सी बात है उसकी डायमेंशन तो कुछ होगी। तो हमने मान लिया डायमेंशन ऑफ V मान लिया L, नंबर 1। लेट W बी सबस्पेस। अब W जो इसका सबस्पेस है वो इसका सबस्पेस है V का। अब उसमें जो है मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं, n ही हो सकते हैं ना, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। तो यहाँ पे कुछ वर्डिंग जैसे बुक में यूज कर रहे हैं वैसे हम यूज कर सकते हैं। देखिए बोलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट की बात करते हैं, एलिमेंट्स इन एनी सबसेट ऑफ V। V का कोई भी आप सबसेट मान लेंगे, इस V का कोई भी सबसेट मान लेंगे तो उसके जो बड़े से बड़े लीनियर इंडिपेंडेंट एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, n ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ये बात समझ आ रही है, क्योंकि इसमें वर्डिंग ही सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंस W इज सबस्पेस होने के पहले वो सबसेट भी है, सबसेट ऑफ V, W जो है वो V का सबसेट भी है, तो देयरफॉर मैक्सिमम, यहां पर भी बात लिखते हैं अगर हम, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स इन एनी सबसेट ऑफ W इज n होंगे वो भी। देखिए रट्टा नहीं मारना भी, ये लाइन अगर आपको नहीं भी आती है तो नो नीड टू राइट, सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं कि आपके पास एक V है, उसके पास n एलिमेंट है, मान लो 20 एलिमेंट है। अब 20 एलिमेंट इसके पास हैं तो मैक्सिमम लीनियर इंडिपेंडेंट सेट में कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 20 ही आ सकते हैं। हमने अपने, अगर आप अपनी मर्जी से ऐड कर दोगे तो वो लीनियर डिपेंडेंट बन गया।
maximum number of linear independent elements any subset of V equal to n. Since W is subset of V, W भी subset है V का, तो W के पास भी maximum number of कितने हो सकते हैं, n. लेट अब हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को प्रूव जो करना है, क्योंकि प्रूव करने के लिए हमें टेक्निकलिटी कुछ यूज करना पड़ती है. हमने ये B मान लिया, B द लार्जेस्ट सबसे बड़ा, B द लार्जेस्ट लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ W. हमने बड़े से बड़ा जो है, थोड़ा सा इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए हमने बड़े से बड़ा सेट जो है वो ये मान लिया. Therefore, अब ये जो M होगा या तो ये n या n से लेस देन इक्वल टू होगा. Since B is linear independent, B अगर linear independent है तो therefore जो आपके अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 सच दैट अल्फा n x m तक लिए हैं इक्वल टू 0 होंगे, और यहाँ पे ऑल अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा n जो है वो 0 होंगे. ये भी स्टेटमेंट क्लियर होगी, क्योंकि B लीनियर इंडिपेंडेंट है. आपने लिखा ना B इज द लार्जेस्ट लीनियर इंडिपेंडेंट, लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सबसेट है. तो लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सबसेट हुआ, इसका मतलब आपने m तक चले, सॉरी m आना है यहाँ पे अल्फा m, तो आप m तक चले और m तक सारी एंट्रीज जो है आपकी 0 हो गई क्योंकि इंडिपेंडेंट है. अब बात करते हैं, मान लो इफ x कोई ऐसा एलिमेंट है जो w में है, क्योंकि हमें तो मेन क्वेश्चन w में दिया था, b तो हमने खुद चूज किया. इफ x कोई एलिमेंट w में है, देन कोई एक ऐसा सेट बनता है B1 कोई सेट मान लिया जिसके अंदर हमने x को भी इंक्लूड कर दिया, x1 x2 सो ऑन xm भी कर दिया. तो ये क्या बन जाएगा, अब बताएं मुझे, दिस इज अ पॉइंट, बस बाकी कैलकुलेशन है. B मेरे पास एक लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है, लार्जेस्ट बड़े से बड़ा सेट. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं थ्योरम पहले भी करवा चुका हूं. इज द लार्जेस्ट बड़े से बड़ा सेट इंडिपेंडेंट. फिर मैंने एक एलिमेंट लिया x बिलोंग्स टू w, कोई एक ऐसा एलिमेंट लिया जो w में बिलोंग करता है, और एक नया सेट बना दिया B1. अब B1 यहां तक क्या बनेगा, ये इज क्या होगा, लीनियर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? लीनियर डिपेंडेंट. हाँ वेरी गुड, ये लीनियर डिपेंडेंट होगा. समझ लो बात ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट तो हमने बड़े से बड़े तक तो m माना हुआ है, तो एक एलिमेंट हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो नेचुरल सी बात है इंडिपेंडेंट नहीं होगा, तो अब डिपेंडेंट ही होगा ना वो. अगर डिपेंडेंट हुआ तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अल्फा, इसका कोएफिशिएंट अल्फा मानते हैं, बाकियों का अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा n बिलोंग्स टू f सच दैट अल्फा नॉट इक्वल टू 0. अब ये भी हमें क्लियर है कि अल्फा 0 नहीं होगा हमारा. क्लियर है बात की नहीं? ये तो 0 मानने हमने, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, देखो यहाँ पर 0 लिखे हैं, m n n लिखा जा रहा है बार बार, सच दैट अल्फा नॉट इक्वल टू 0. यहाँ तक किसी को पूछना है कुछ? बोले शाबाश. देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप माइंड में बैठाएंगे, माइंड में बैठाने का मतलब है कि एग्जाम्पल के साथ चलते जाएंगे, रिपीट. काजल ऐसा है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपने. देखो मैं सिंपल सा बता रहा हूं, आपके पास V एक सेट है, इसकी डायमेंशन n है, ठीक है, इसकी डायमेंशन n है. बड़े से बड़ी मतलब V की जो बड़े से बड़ी मान लो हमने 20 वैल्यू है इसके अंदर. अब इसका हमने एक सबसेट ले लिया, इसका हमने एक सबसेट ले लिया W, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, बड़े से बड़ी वैल्यू कितनी हो सकती है इसमें? 20 ही हो सकती है ना, 20 से ज्यादा तो नहीं हो सकती. यस सर. अब वैसे ही मैंने B का एक और बेसिस माना हुआ है, इसमें मैक्सिमम बड़े से बड़ी वैल्यू कितनी हो सकती है, लीनियर इंडिपेंडेंट, क्योंकि अगर वो सबसेट है तो लीनियर इंडिपेंडेंट वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 20 ही हो सकती है. पर हम B के केस में क्या करके चल रहे हैं कि B के केस में 20 से थोड़ा कम मान रहे हैं, क्योंकि हमने उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है, तभी तो प्रूव होगा. मान लो B मैंने M तक लिया, यहाँ पहले मैं N लिख रहा था, अब यहाँ मैंने M यूज किया हुआ.
एट द एंड हमें ये प्रूव करना है कि n और m बराबर ही है, सिर्फ नाम चेंज किया, यहाँ bn लिखा, यहाँ bm लिख दिया, ठीक है, वही चीज हमने वर्डिंग में यूज की। अब देखें, मान लो मैंने लिखा है कि अल्फा जीरो नहीं हो सकता, इफ अल्फा इक्वल टू जीरो, मैंने अभी जो इरेज किया उसमें लिखा मैंने अल्फा जीरो नहीं हो सकता। इफ अल्फा इक्वल टू जीरो, तो अल्फा इक्वल टू जीरो होने से क्या होगा, अल्फा एक्स प्लस अल्फा टू एक्स टू सो ऑन, सॉरी अल्फा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू सो ऑन अल्फा एम एक्स एम इक्वल टू जीरो हो जाएगा, अगर अल्फा भी जीरो हो गया तो देयरफॉर हमारे पास सारी चीजें जीरो हो गई। ठीक है, और सारी चीजें अगर जीरो हो गई तो सारी चीजें जीरो हो गई, तो देयरफॉर जो सेट बना, लीनियर कॉम्बिनेशन बना, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वन एक्स वन सो ऑन अल्फा एम एक्स वन इज लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया। विच कॉन्ट्राडिक्ट, हमने उसको माना है कि वो तो डिपेंडेंट है, विच कॉन्ट्राडिक्ट, नहीं यार ये बात समझे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। हमने इससे पिछले रिजल्ट में लिखा ना कि अगर अल्फा जीरो नहीं होगा तभी वो लीनियर डिपेंडेंट होगा, पर मान लो इफ अल्फा जीरो हो जाता है तो उससे सारा लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, अल्फा अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एम, पर हमने बड़े से बड़ा सेट जो था वो यहाँ से लेके यहाँ तक इंडिपेंडेंट माना हुआ था ना। अब आपने क्या किया, जो आपके पास कॉम्बिनेशन था अल्फा एक्स अल्फा वन एक्स वन अल्फा टू एक्स टू एंड सो ऑन अल्फा एम एक्स वन इक्वल टू जीरो, अब इसमें अल्फा जीरो नहीं है, सो वी कैन इट राइट इट एज अल्फा टू एक्स टू सो ऑन अल्फा एम एक्स एम, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अल्फा जीरो नहीं है तो आप अल्फा से डिवाइड भी कर सकते हो, अल्फा वन माइनस अल्फा टू अपॉन एक्स टू सो ऑन अल्फा एम अपॉन एक्स एम। इसका मतलब ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ, इसको आपने क्या लिखा, इस एक्स को आपने किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, आपने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया आपने एक्स को, कि नहीं, बिलोंग कर गया ना एक्स, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन देखो एक्स वन एक्स टू एक्स एम, ये किसके एलिमेंट थे, बी के एलिमेंट थे, इसका मतलब आपने एक्स को लिख दिया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी के। बट या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स किसका एलिमेंट था, डब्ल्यू का, डब्ल्यू सबसेट हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी का नंबर टू, बट हमें हमेशा पता है कि जो लीनियर स्पैन ऑफ बी होगा वो डब्ल्यू का सबसेट होगा नंबर थ्री, देयरफॉर डब्ल्यू इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ बी। ठीक है, तो देयरफॉर बी इज बेसिस, बी बेसिस का काम कर गया, बी बेसिस का काम कर गया, बी बेसिस है तो बेसिस में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जो है उतने ही हो सकते हैं, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू एम लिखी थी हमने, पर वो लेस देन इक्वल टू कितनी होगी, डायमेंशन ऑफ बी उससे छोटी ही होगी। थ्योरम इज प्रूव्ड। अब आपको पता नहीं लगा है या थोड़ा सा कहीं पर कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, पर इस थ्योरम को मैं चाहे 10 बार पढ़ा दूंगा, जब तक आप खुद समझेंगे नहीं कि क्या मीनिंग है तब तक नहीं आपको समझाएगा।